हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि GSTR 3B कैसे फाइल करना है। इससे पहले मैंने GSTR 1 का वीडियो अपलोड किया था। अगर आप लोग वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो मेरे YouTube चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख लें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं GST के साइट पे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं GST की साइट पे आ गया हूँ। आपको भी gst.gov.in टाइप करके GST की साइट पे आ जाना है। जैसे साइट पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन दिखेगा, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालना है, फिर लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको सीधा रिटर्न डैशबोर्ड पे आना है। नीचे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर चूज करना है, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। मैं करेंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए फाइल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आपको क्वार्टर चूज करना है, कौन से क्वार्टर के लिए फाइल करना चाहते हैं। मैं क्वार्टर सेकेंड के लिए फाइल करना चाहता हूँ, क्वार्टर सेकेंड में यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आपको पीरियड सेलेक्ट करना है, कौन से पीरियड के लिए आप करना चाहते हैं रिटर्न फाइल। तो मैं जुलाई के लिए करना चाहता हूँ, मैं जुलाई सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे सर्च कर लूँगा। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर मैंने GSTR 1 ऑलरेडी फाइल कर चुका हूँ। आज फाइल करेंगे GSTR 3B। 3B को फाइल करने से पहले आपको GSTR 2A और 2B को समझना जरूरी है। तो 2A क्या होता है आइए देख लेते हैं। अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन से आप कोई परचेज करते हैं और वो रजिस्टर्ड पर्सन अपना GSTR 1 टाइम पे फाइल कर देते हैं या फिर लेट फाइल कर देते हैं, दोनों केस में आपको यहाँ पे इनपुट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इनपुट तभी देखने को मिलेगा जब आप किसी से परचेज करते हैं और वो पर्सन अपना GSTR 1 ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल करते हैं, यानी कि 11 तारीख या फिर 11 तारीख से पहले रिटर्न फाइल कर देते हैं। तो ये इनपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो इनपुट आ रहा होगा वही इनपुट आप 3B में क्लेम कर सकते हैं। 2A के बेसिस पे इनपुट आप 3B में क्लेम नहीं कर सकते हैं। 2B में जो इनपुट आ रहा होगा वही इनपुट आपको 3B में क्लेम करना है। तो आप समझ गए होंगे कि GSTR 2A और 2B क्या होता है। तो आइए सीधा चलते हैं हम फॉर्म पे 3B पे। जैसे ही GSTR 3B पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर जो आप टेबल नंबर 3.1 देख रहे हैं या फिर 3.1.1 या फिर 3.2, इन तीनों टेबल में जो डाटा आएंगे वो ऑटो पॉपुलेट होके आएंगे। कहाँ से? तो GSTR 1 से। यानी कि GSTR 1 में जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाई दिखाए हैं या फिर जो भी टैक्स लायबिलिटी आपने डिक्लेयर किए हैं, ये सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि सपोज डैट आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटर स्टेट सप्लाई किए हैं तो ये डाटा आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई सप्लाई किए हैं जिसपे ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होता है टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इन दोनों सप्लाई को छोड़ के बाकी कोई भी सप्लाई आपने किए हैं जो GSTR 1 में दिखाए हैं, ये सारे आपको यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सी सप्लाई यहाँ पे आता है। अगर आप अपने GSTR 1 में कोई आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई दिखाए हैं, जीरो रेटेड, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड को छोड़ के, तो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा। मेरे केस में IGST, CGST, IGST ऑटो पॉपुलेट होके इसलिए कि नहीं आ रहा है क्योंकि जो टैक्सेबल वैल्यू है ये रिवर्स चार्ज वाला है, और रिवर्स चार्ज के केस में जो टैक्स पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो रिसिपिएंट की होती है, मेरी नहीं होती है। इसलिए कि यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होके नहीं आ रहा है, क्योंकि GSTR 1 में भी टैक्स लायबिलिटी नहीं दिख रहा है, इसलिए कि यहाँ पे भी ऑटो पॉपुलेट होके नहीं आ रहा है। अगर ये नॉर्मल केस रहता तो यहाँ पे IGST, CGST, IGST भी दिख रहा होता। अगर कोई जीरो रेटेड सप्लाई आपने GSTR 1 में दिखाया है तो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएगा। इसी तरह से कोई नील रेटेड या एग्जेम्प्टेड सप्लाई आपने GSTR 1 में कोई दिखाया तो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएगा। अगर इनवर्ड सप्लाई कोई है जिसपे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है तो यहाँ पे शो कर जाएगा। कोई नॉन GST सप्लाई आपने GSTR 1 में दिखाया तो यहाँ पे शो कर जाएगा। इस तरह से आप अपने GSTR 1 से यहाँ पे डाटा को मैच करा लेना है कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप एडिट करने का भी ऑप्शन यहाँ पर दी जाती है, आप एडिट भी कर सकते हैं। फिर आप एडिट करके यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप कोई एग्जेम्प्ट परचेज किए हैं या कोई नील रेटेड परचेज किए हैं या फिर कोई नॉन GST सप्लाई वाले परचेज किए हैं तो इसकी डिटेल आपको टेबल नंबर 5 में देने हैं। तो सिंपली इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर अगर नील रेटेड या एग्जेम्प्टेड सप्लाई कोई है तो इंटर वाले है या फिर इंट्रा वाले है, इसमें बाइफर्केशन करके आपको अमाउंट डालने हैं। अगर इंटर वाले परचेज है तो आपको इंटर वाले में डालने हैं, इंट्रा वाले परचेज है तो आपको इंट्रा वाले में डालने हैं। इसी तरह से नॉन GST आप अगर कोई परचेज किए हैं
तो इंटर वाले कितने परचेज किए हैं और इंट्रा वाले कितने परचेज किए हैं बाइफरकेट करके यहाँ पे आपको डाल देने हैं, फिर आपको यहाँ पे कंफर्म कर देने हैं। अब आपको टेबल नंबर 4 पे आना है, एलिजिबल आईटीसी। ये सबसे इम्पोर्टेंट टेबल है। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपके जो इनपुट है ऑटो कंप्लीट होके आएगा 2B से। तो 2B से आपको चेक कर लेना है कि 2B में जो भी इनपुट आ रहा है यहाँ पे शो कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कोई इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे इनपुट है तो यहाँ पे शो करेगा। अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस पे कोई इनपुट है तो यहाँ पे शो करेगा। कोई इनवर्ड सप्लाई लायबल जो रिवर्स चार्ज है तो यहाँ पे शो करेगा। अगर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम ISD है तो यहाँ पे शो करेगा, या फिर ऑल अदर ITC है तो यहाँ पे शो करेगा। ये आपको एक बार चेक कर लेना है 2B से। फिर जो भी इनपुट यहाँ पे आ रहा है उस इनपुट में से आपको कोई इनपुट रिवर्स करने की जरूरत है एज पर रूल 42, 43 या फिर एज पर सेक्शन 17(5). तो आपको यहाँ पे रिवर्सल वाले कॉलम में रिवर्स दिखाना है, या फिर कोई अदर रीजन है रिवर्स करने का तो रिवर्सल अदर वाले में दिखाना है। फिर आपके यहाँ पे नेट ITC यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो लास्ट टेबल है वो लेट फी और इंटरेस्ट का टेबल है। अगर आपने लास्ट मंथ में अगर लेट फाइल किए हैं रिटर्न तो इस केस में आपकी जो भी लेट फी है यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगी, या फिर कोई भी इंटरेस्ट बन रहा है तो आपकी इंटरेस्ट यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगी। फिर आपको सिंपली यहाँ पे आगे बढ़ जाना है। फिर आपको यहाँ पे आके सेव पे क्लिक करना है। फिर आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी है तो उतने की आपको चालान बना लेना है। अगर टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो आपको सीधा अगर मैक पेमेंट या पोस्ट क्रेडिट लेजर करेंगे तो आपका ऑफसेट हो जाएगी लायबिलिटी। अगर कोई लायबिलिटी अगर नहीं बन रही है तो अगर कोई लायबिलिटी बनेगी तो ऑटोमेटिक आपका चालान बन के यहाँ पे आ जाएगा। अब उतना के चालान आपको पे करना है अपने नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर आप काउंटर पे भी जाके आप मतलब पेमेंट करवा सकते हैं। फिर आपको सीधे आपको प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर नाम चूज कर लेना है जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी होंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको फाइल GST/RCD या EBC के थ्रू कर सकते हैं या फिर DSC के थ्रू भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो मैं EBC ऑप्शन चूज करता हूँ जहाँ पे OTP जाता है मोबाइल पे। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। फिर प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे OTP टाइप करना है। मैं यहाँ पे OTP टाइप कर दिया हूँ। आप सिंपल यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। मैं यहाँ वेरीफाई कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा GST/RCD फाइल हो चुका है। तो आप भी इसी तरह से GST/RCD अपना फाइल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन के बटन को भी दबा देना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।